गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत असहभागी अवलोकन। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन यह कौन से अवलोकन का प्रकार था? क्या था सहभागी अवलोकन? से पहले हमने बताया था आपको कि अनियंत्रित अवलोकन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। डॉक्टर गोविंद तिवारी के अनुसार अवलोकन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। गोविंद तिवारी ने अपनी पुस्तक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार में अवलोकन को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें था पहला हमारा अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन, अब इसमें हम पढ़ रहे थे अनियंत्रित अवलोकन, जिसके हमने पुनः 3 पार्ट बताए थे। अनियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन में हमने पुनः 3 पार्ट बताए थे। पहला सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन, तीसरा था हमारा सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन, ठीक है। ऐसा अब कल हमने पढ़ा था सहभागी अवलोकन। ये तो अनियंत्रित अवलोकन के पार्ट्स थे। ऐसे ही उन्होंने नियंत्रित अवलोकन को भी 2 भागों में बांटा। नियंत्रित अवलोकन को भी 2 भागों में बांटा, घटना पर नियंत्रण, अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण, ये था। अब कल हमने सहभागी अवलोकन के विषय में पढ़ा था। सहभागी अवलोकन क्या होता है? सहभागी अवलोकन की ऑब्जर्वेशन की क्या प्रोसेस होती है? इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं समूह में सम्मिलित होकर ऑब्जर्वेशन करता है, यानी समस्या से जुड़कर उसके पूरे साथ में रहकर वह उसका अवलोकन करता है। जो समस्यात्मक बालक है या जिसके विषय में जो समस्या है, वह उसकी एक एक एक्टिविटी का बारीकी से निरीक्षण करता है, बारीकी से उसको खुद अनुभव करने का प्रयास करता है। एक दृष्टि से कहें तो सहभागी अवलोकन बहुत अच्छा अवलोकन है। इसमें बनावटीपन खत्म हो जाता है। कही हुई बातों पर चलने की आवश्यकता नहीं होती। खुद एक्सपीरियंस करके सीख सकता है कि हाँ, जिस व्यक्ति के विषय में जैसा कहा गया है, जो समस्या इसके साथ है वह क्यों है, किस कारण से है, कैसे इसे सुधारा जा सकता है, वह सारे डाटा अपने बेस पे कलेक्ट करता है। यहाँ पर ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, यानी ये तो इसकी उपयोगिताएं हैं, विशेषताएं हैं कि सहभागी अवलोकन में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है, कृत्रिमता समाप्त हो जाती है। ये नेचुरलता लिए हुए नेचुरल प्रोसेस होती है कि जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं उसके साथ, बालक के साथ रहता है, उसकी हर एक्टिविटी में भाग देता है। लेकिन दूसरा जो इसकी लिमिटेशन थी, हमने आपको बताई थी कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि अनुसंधानकर्ता टोटल टाइम उसके साथ नहीं रह सकता, पूरा समय नहीं दे पाता है। दूसरा, वह भावात्मक रूप से उस समस्या से इतनी अच्छी तरह से जुड़ जाता है उस बालक से कि वह उसकी कमजोरियों को भी छुपाने का प्रयास कर सकता है। यानी कि जिस निष्पक्षता के कारण हमने इसको अपनाया है, वह निष्पक्षता यहाँ पर नहीं आ पाती है। तो अब है हमारा दूसरा इसमें असहभागी अवलोकन। इसमें हम पढ़ रहे थे असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन क्या कहता है? देखिए, असहभागी अवलोकन जिस समूह का अध्ययन करना अपेक्षित होता है उस समूह में शामिल न होकर पृथक रहकर ही उस समूह का अध्ययन किया जाए। सहभागी अवलोकन में तो ये था कि जिस समूह का हमें अध्ययन करना है, जिस समस्या को हमने लिया है, वह उस समस्या में अंदर घुसकर उसके साथ रहकर उस समूह में स्वयं सम्मिलित होकर वह समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। कौन? अनुसंधानकर्ता। जबकि असहभागी अवलोकन में ये होता है कि जिस समूह के साथ रहना, जिस समूह का अवलोकन करना है, जिस समस्या का समाधान करना है, उससे क्या होता है, वह पृथक रहकर समस्या का समाधान करता है, पृथक रहकर समस्या का समाधान करता है।
अनुसंधानकर्ता जिस समूह की से संबंधित समस्या है उससे पृथक रहकर समस्या का समाधान करता है, असहभागी रहता है, यानी उसको भास नहीं होता है कि उसका अवलोकन किया जा रहा है। जब सहभागी बन जाता है तो कई बार छात्र को ये महसूस होता है, कई बार वह असहज हो जाता है, छात्र उस प्रकार की अपनी नेचुरल एक्टिविटी वह उसके सामने प्रदर्शित नहीं कर पाता है, लेकिन असहभागी अवलोकन में पूरी तरह से पृथक रहकर ही उस समस्या का समाधान किया जाता है। देखिए असहभागी अवलोकन के लाभ, देखिए अब यहाँ पर असहभागी अवलोकन के लाभ, इसमें समझ में आ गया असहभागी अवलोकन क्या है। इसमें समस्या से पूर्णतः पृथक रहकर इसका समाधान ढूंढा जाता है। किसमें? असहभागी अवलोकन में। अब है असहभागी अवलोकन के लाभ। लाभ में देखिए पहला है हमारा असहभागी अवलोकन के लाभ में, इसमें आत्मनिष्ठा होने वाले पक्षपात का अभाव रहता है। इसमें आप आत्मनिष्ठावश होने वाले पक्षपात का अभाव रहता है। इसमें आत्मनिष्ठावश होने वाले पक्षपात का अभाव रहता है। आत्मनिष्ठा का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि कई बार समस्यात्मक वालों को खुद के विषय में विवरण देने के लिए कहा जाता है कि आप अपने विषय में बताइए, तो अपने विषय में वह सारी बातों को नहीं बता पाता है, कमजोरियों को वह छिपा जाता है या बुरी आदतों को वह छिपा जाता है। या सहभागी अवलोकन में जब उसके साथ अनुसंधान करता रहता है तो वह अपने नेचुरल व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है उसके सामने, वह उसको छिपा जाता है, उसमें बनावटीपन थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में क्या होता है, आत्मनिष्ठता वश होने वाले पक्षपात का अभाव रहता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। या फिर सहभागी अवलोकन में होता है कि वह समस्या से खुद ही जुड़ जाता है, भावात्मक रूप से उसके साथ एकीकरण उसका हो जाता है, तो वह अपने साथी की कमजोरियों को छुपाने का प्रयत्न करता है। जबकि असहभागी अवलोकन में इस प्रकार की परिस्थिति सामने नहीं आती है, क्योंकि यह दूर रहकर किया जाता है, उससे बिल्कुल अलग रहकर उसका किया जाता है, समाधान किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। तो इसमें पक्षपात नहीं रहता है, उसके लिए सभी बराबर होते हैं, उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, कोई भावात्मक एकता उसके साथ नहीं होती है, उसके संवेग, अनुसंधानकर्ता के संवेग उस समस्या के साथ नहीं जुड़ते हैं, उस बालक के साथ नहीं जुड़ते हैं, वह जैसा है वैसी रिपोर्ट वह बनाता है। दूसरा है इसका लाभ, असहभागी अवलोकन से विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। इसमें है किससे? असहभागी अवलोकन से विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। इससे विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। किससे? असहभागी अवलोकन से। मैंने कहा कि खुद उसमें भी देखा था हमने सहभागी अवलोकन में कि कानों सुनी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम उसे प्रत्यक्ष रूप से देख ना लें। तो यहाँ पर विश्वसनीय सूचना यही होती है कि हमने उसे ऐसा करते हुए देखा है, वास्तव में समस्या क्या है और क्यों उत्पन्न हुई है और इसके कारण क्या रहे हैं और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो विश्वसनीय सूचनाएं हैं कि वह पृथक रहकर स्वयं अवलोकित करता है, स्वयं देखता है, अनुसंधान करता और डाटा का कलेक्शन करता है। तो इस प्रकार से विश्वसनीय सूचनाएं यहाँ पर प्राप्त हो जाती है हमें। इस विधि में समय और श्रम की बचत के साथ धन की बचत भी होती है।
समय, श्रम और धन, समय, श्रम और धन की बचत भी होती है। इसमें समय, श्रम और धन की बचत होती है। ऐसे सहभागी अवलोकन में हमने देखा था कि सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता को टोटल टाइम उससे समस्या के साथ रहना पड़ता है, उस बालक के साथ रहना पड़ता है, उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है जिसका उसे अवलोकन करना है, जिसका उसे समाधान प्राप्त करना है। इसलिए उसे बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती। यानी विद्यालय समय में अगर केवल विद्यालयी समय में वह उसके साथ रह सकता था, तो अगर रहता है तो पूरे टाइम ही उसके पास उसे रहना जरूरी है, तभी वह ओवरऑल मूल्यांकन उसका कर सकता है। उसे मेहनत भी बहुत करनी पड़ती थी और उसमें धन भी उसका बहुत खर्च हो जाता था। लेकिन असहभागी अवलोकन में इन तीनों की ही बचत हो जाती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता पूर्ण रूप से पृथक रहकर समस्या का अवलोकन करता है। अगला लाभ है इसका, अब इस अवलोकन से बाह्य पक्षों का अध्ययन करना संभव होता है। इस अवलोकन से बाह्य पक्षों का अध्ययन करना संभव होता है। समस्या के बाह्य पक्षों का अध्ययन असहभागी अवलोकन के द्वारा किया जा सकता है, जबकि आंतरिक पक्षों का इसके द्वारा अध्ययन संभव नहीं हो पाता है, कम संभव हो पाता है। इस अवलोकन से वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करना सहज होता है। इससे वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करना सहज होता है। वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करना सहज होता है। वस्तुनिष्ठ निरीक्षण का मतलब है इसमें किसी प्रकार के पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपने जो देखा है उसी के अनुसार आपने डाटा कलेक्ट किया है, और वस्तुनिष्ठता उसमें ऐसी है कि दूसरा भी जो वही देखेगा जो आपने देखा है, क्योंकि आपने उसके साथ किसी प्रकार का बनावटी व्यवहार प्रदर्शित नहीं किया है, आपने उसके साथ कोई सहयोग नहीं किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए उसमें आपके द्वारा किए गए निरीक्षण में या असहभागी अवलोकन के निरीक्षण में, असहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठता आ जाती है। इस विधि के द्वारा किए गए अवलोकन में वस्तुनिष्ठता देखी जाती है। ये इसके लाभ थे असहभागी अवलोकन के। देखिए, इसमें पहला था हमारा, इसमें आत्मनिष्ठावश होने वाले पक्षपात का अभाव पाया जाता है, यानी कि हम भावात्मक रूप से उससे नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का भेदभाव जो जैसा है, जैसा उसका व्यवहार है, अच्छा है, बुरा है, संकोची है, जैसा वह जिसके भी साथ प्रदर्शित करता है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इससे विश्वसनीय सूचनाओं का क्या कर लिया जाता है, संकलन कर लिया जाता है, यानी इससे प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं वह विश्वसनीय होती हैं। इसमें समय, श्रम और धन की बचत भी होती है, चूँकि दूर रहकर किया जाता है, पृथक रहकर किया जाता है, समस्या से जुड़ा नहीं जाता है, जबकि सहभागी अवलोकन में समस्या से पूरी तरह से जुड़ना पड़ता है। तो समय, श्रम और धन की भी बचत हो जाती है। बाह्य पक्षों का अध्ययन ही संभव है। इसमें जो समस्या है उसको हम बाहरी रूप से ही देख पाते हैं, बाह्य पक्षों का अध्ययन संभव होता है, जबकि सहभागी अवलोकन में जब बाह्य पक्ष थोड़ा छिप जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि हाँ अनुसंधानकर्ता मेरे साथ है, तो वह ऐसा व्यवहार, अपना नेचुरल व्यवहार नहीं कर पाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करना संभव होता है, जैसा आपने किया है वैसा ही दूसरा कर पाएगा, ऐसी इसमें संभावना रहती है, क्योंकि आप पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं। अगर कोई अनुसंधान करता इसमें पक्षपात दर्शाता है तो उसकी रिपोर्ट गलत प्रदर्शित होती है, उसके द्वारा कलेक्ट किए गए आंकड़ों में गलती पाई जाती है, उसे हम सही नहीं कह सकते। लेकिन
ज़्यादातर अनुसंधानकर्ता को प्रयास करना चाहिए कि वह अपना दृष्टिकोण पूर्ण रूप से कैसा रखे, निष्पक्ष रखे। अब है हमारा असहभागी अवलोकन की सीमाएं। असहभागी अवलोकन की सीमाएं पहली हमारी है इसमें असहभागी अवलोकन की सीमाओं में लिमिटेशन, डिटरमिनेंट्स। असहभागी अवलोकन निरीक्षणकर्ता के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यह निरीक्षणकर्ता के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यह निरीक्षणकर्ता के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यानी दूसरा है समूह के अस्वाभाविक व्यवहार को पहचानना कठिन होता है। अस्वाभाविक व्यवहार को पहचानना कठिन होता है। देखिए, यह निरीक्षणकर्ता के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। कौन सा? असहभागी अवलोकन। भाई मैंने अभी बताया कि वह चाहे तो निरीक्षणकर्ता का दृष्टिकोण उसको चाहे, यानी कि उसका दृष्टिकोण कैसा है, समस्यात्मक बालक के प्रति उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, अच्छा है, तो वह उसके सामने उसको उसका व्यवहार अच्छा ही लगेगा, उसको उसमें कोई समस्या नहीं लगेगी। अगर अनुसंधानकर्ता का निरीक्षणकर्ता का दृष्टिकोण उसके प्रति नेगेटिव है, उसके हिसाब से जो आचरण वह कर रहा है वह गलत है। भाई हर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता विद्यमान होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं, चारित्रिक भिन्नताएं, हमारी वैचारिक भिन्नताएं। तो जो वैचारिक भिन्नताएं हैं वह हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, यानी हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, नज़रिया अलग अलग होता है। हर चीज़ को देखने का नज़रिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कैसा व्यवहार पसंद है तो किसी को कैसा व्यवहार पसंद है। तो जब अनुसंधान करता, निरीक्षण करता, जब अवलोकन करता है उस समस्या का, तो उसके खुद के दृष्टिकोण का उसकी रिपोर्ट पर, उसके डाटा पर प्रभाव पड़ जाता है। कैसे प्रभाव पड़ जाता है कि उसे हो सकता है वह बच्चा जैसा व्यवहार कर रहा है वह निरीक्षणकर्ता की दृष्टिकोण में सही नहीं हो, तो वह उसे नेगेटिव ही पॉइंट देगा, नेगेटिव ही रिपोर्ट बनाएगा। अगर वह उसका अच्छा पॉइंट है और हो सकता है किसी दूसरे निरीक्षणकर्ता का वह व्यवहार बहुत अच्छा लगता हो। तो ये चीज़ें उनका पर्सनली जो एटीट्यूड है, पर्सनल जो दृष्टिकोण है, पर्सनल जो विचारधारा है अनुसंधानकर्ता की, वह सहभागी अवलोकन को बहुत प्रभावित करती है। यहाँ पर उनकी द्वारा बनाए गए आंकड़ों में, संकलित किए गए आंकड़ों में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है समूह के स्वाभाविक व्यवहार को पहचानना कठिन होता है। भाई एक ही व्यक्ति किस किस के व्यवहार को अच्छी तरह से पहचानेगा, और जब उन्हें पता है कि उनका निरीक्षण किया जा रहा है तो उनके व्यवहार में अस्वाभाविकता आ जाती है। वह वैसा व्यवहार प्रकट नहीं कर पाते हैं जैसा अनुसंधानकर्ता चाह रहा है। तो यही है जिसका अवलोकन वह करना चाह रहा है उसे वह प्रकट नहीं कर पाते हैं। तीसरा है पूर्ण असहभागिता भी प्राय संभव नहीं होती है। पूर्ण असहभागिता भी संभव नहीं होती है। इट मीन्स कि हम किसी का अवलोकन, किसी का निरीक्षण तभी कर सकते हैं जब हम उसके सहयोग में रहेंगे। नहीं तो यही बात आ गई कि उसके ऊपरी व्यवहार का अध्ययन करने से कोई मतलब किसी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। हर व्यक्ति अपनी समस्या को, अगर उसे कोई समस्या है तो हर व्यक्ति के सामने अपना एक अलग व्यवहार लेकर उपस्थित
होता है। तो यहाँ पर असहभागी अवलोकन में जो निरीक्षण करता है वह पूर्ण रूप से असहभागी यानी पृथक हो जाता है वह समूह से, तब उसका मूल्यांकन करता है, तब उसका अवलोकन करता है, तो जिससे कि सही अवलोकन नहीं हो पाता है, पूर्ण असहभागिता संभव नहीं हो पाती है। उसे किसी न किसी रूप में उस समस्या के से संबंधित रहना होगा, उस बालक से, उस समूह से के संबंध में रहना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा प्रयास विफल हो जाता है। यह देख लीजिए, अब सीमाएं हमने पढ़ी हैं। यह निरीक्षणकर्ता के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, यानी जैसा उसका दृष्टिकोण है वैसा ही रिपोर्ट बनाएगा वह। समूह के स्वाभाविक व्यवहार को पहचानना कठिन होता है। उसके जो सामने दिख रहा है उस व्यवहार को तो हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जो परोक्ष व्यवहार है उसका हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। पूर्ण असहभागिता भी संभव नहीं हो पाती है कि पूर्णतः भी किसी ग्रुप से अलग नहीं हो सकते हैं। इसके लिए यह थी हमारी असहभागिता अवलोकन, जिसे हमने अनियंत्रित अवलोकन के पाठ के रूप में पढ़ा है। इसके हमने अर्थ पढ़ा है असहभागी अवलोकन में कि अनुसंधानकर्ता पूरी तरह से समूह से पृथक रहकर अवलोकन करता है। इसका उपयोग हमने पढ़ा, इसके लाभ हमने पढ़े और इसकी सीमाएं हमने पढ़ी। अब है हमारा अर्ध सहभागी अवलोकन। तीसरा पार्ट बताया था मैंने, अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन में है मतलब जो मैंने अभी आपको लिमिटेशंस बताई थी सहभागी अवलोकन की, और जो डिटरमिनेंट्स बताई थी मैंने सहभागी अवलोकन की, देखिए उसमें हमने बताया था सहभागी अवलोकन में कि अनुसंधानकर्ता समूह से पूरी तरह से जुड़ जाता है, अंतरंग रूप से उससे जुड़ जाता है। किसमें? अंतरंग रूप से जुड़ जाता है सहभागी अवलोकन में, ठीक है। और असहभागी अवलोकन में पूर्ण रूप से वह क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन सही नहीं है, ये दोनों ही कंडीशन अपने आप में सही नहीं है। ना तो पूर्ण रूप से जुड़कर ही उसका सही मूल्यांकन हो सकता है, क्योंकि इसमें जब वह जुड़ता है तो उसकी भावात्मक जो पक्ष है वह उस समस्या से अटैच हो जाता है, तो वहाँ पे निष्पक्षता नहीं रह पाती है। और जब वह पूर्ण रूप से पृथक हो जाता है तो वह बालक का ओवरऑल मूल्यांकन नहीं कर पाता है, अस्वाभाविक व्यवहार का मूल्यांकन नहीं कर पाता है और पूर्ण रूप से पृथक हो भी नहीं सकता। पूर्ण रूप से पृथक हो जाएगा इट मीन्स उसने उस बालक को जाना ही नहीं है। तो इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास है कि अर्ध सहभागी अवलोकन काम में आता है। देखिए दुनिया में बहुत सारे पक्ष ऐसे होते हैं, बहुत सारे मानव व्यवहार है, समाज है, इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हर व्यक्ति आपस में नहीं जुड़ पाता है। हर व्यक्ति का दोहरा मुखौटा होता है, दो रूप लेके वह जीता है। किसी के सामने कैसा व्यवहार कर रहा है, किसी के सामने कैसा व्यवहार करता है। एक उसमें कहें तो हम दिखावटीपन आ गया है, बनावटीपन व्यक्ति में आ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो उसके साथ जुड़ा जा सकता है, हाँ नहीं पूर्ण रूप से उससे अलग रहा जा सकता है। और जब ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी समस्या का कोई समाधान हमारे पास नहीं आता है। तो इन परिस्थितियों को, इन जटिल परिस्थितियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमने अपनाया अर्ध सहभागी अवलोकन। इसमें ना तो पूर्ण सहभागिता होती है और ना ही पूर्ण असहभागिता होती है। ना अर्ध सहभागी में क्या होता है, ना तो पूर्ण सहभागिता होती है और ना ही पूर्ण असहभागिता। ना तो पूर्ण सहभागिता होती है और ना ही पूर्ण असहभागिता होती है। दोनों ही इसमें अर्ध सहभागी में यही होता है। ना तो अब देखिए सहभागी में ना तो पूर्ण सहयोग कर सकता है अवलोकन करता, और असहभागी की तरह ना ही उसे पूरी तरह पृथक रह सकता है। तो उसके बीच की कंडीशन यही है कि ना तो पूर्ण रूप से शामिल हुआ जाए और ना ही पूर्ण रूप से असहयोगी लिया जाए। दोनों का मध्यम रूप अपनाकर बालक का अवलोकन किया जाए और संबंधित समस्या के आंकड़े कलेक्ट किया जाए और उसके विषय में वह अपना दृष्टिकोण निष्पक्ष रख के, अपने दृष्टिकोण को अलग रख के वह उसके विषय में उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करे। तो ये हमारा था अर्ध सहभागी अवलोकन, जिसको हम ज़्यादा महत्व दे सकते हैं। देखिए पढ़ लिया हमने तीनों। अनियंत्रित अवलोकन में डॉक्टर तिवारी ने हमें तीन प्रकार के बताए, नियंत्रित,
अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक, 3 अवलोकन की विधियां बताई, 3 अवलोकन के मेथड बताए। उससे पहले मैंने आपको बता दिए थे 5 प्रकार बता दिए थे, नियंत्रित और अनियंत्रित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन। फिर मैंने बताया था निष्पत्ति, उत्पत्ति अवलोकन, बाह्य और आंतरिक अवलोकन, निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन। ये थे हमारे 4 प्रकार। जनरल शिक्षा मनोविज्ञान में इन चारों प्रकारों को अपनाया गया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन, नियंत्रित अनियंत्रित अवलोकन, बाह्य और आंतरिक अवलोकन, निर्देशित और उत्पत्ति अवलोकन। ये मैंने कल पढ़ लिए थे, हमने पढ़ा दिए थे। फिर हमने कहा कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर तिवारी, गोविंद तिवारी, इन्होंने अपनी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार नामक पुस्तक में अवलोकन के 3 वर्गीकरण किए हैं, 3 पार्टों में से डिवाइड किया, जिसमें था पहला अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और तीसरा था हमारा सामूहिक अवलोकन, जिसमें हमने पढ़ा अनियंत्रित अवलोकन में इसके उन्होंने पुनः 3 पार्ट किए हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। सहभागी की व्याख्या हमने कल पढ़ ली थी कि सहभागी अवलोकन क्या है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह से पूरी तरह से जुड़कर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। इसके लिए एक बात बताई गई थी कि कानों सुनी बात पर व्यक्ति विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कान और वाणी की अपेक्षा जो देखा हुआ है वह ज्ञान हमारा ज़्यादा, वह बात, वह घटना ज़्यादा सत्य प्रतीत होती है। तो इसलिए वह अनुसंधानकर्ता उस समस्या से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। दूसरा था हमारा असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समस्या से पूरी तरह से पृथक होता है, समूह से पूरी तरह से पृथक होता है, दूर रहकर वह उसका अवलोकन करता है। बस इसकी एक खामी यही है कि यहाँ पर अवलोकनकर्ता का दृष्टिकोण उस पर हावी रहता है, वह निष्पक्ष नहीं रह पाता है। दूसरा है कि पूर्ण रूप से सहभागी रहकर हम उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। कई डाटा ऐसे होते हैं जो हमें कलेक्ट करने होते हैं, जिनके बारे में हमें पूछना होता है, और जब पूछा जाता है तो हम समूह से किसी न किसी रूप में जुड़ जाते हैं। तो अब समस्या आती है कि जब दोनों ही काम के नहीं हैं, दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, दोनों के द्वारा ही निष्पक्ष परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, तो कैसा अवलोकन किया जाए। तो इन्होंने बताया कि अर्ध सहभागी अवलोकन ना तो पूर्ण रूप से जुड़ा जाए और ना ही पूर्ण रूप से हटा जाए, ना तो सहयोगी किया जाए और ना ही असहयोग किया जाए। तो इन दोनों के बीच का रास्ता इन्होंने अपनाया, अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन ही ज़्यादा बेस्ट है कि कोई व्यक्ति जिसमें समय, धन और श्रम की पूरी तरह से बचत हो जाती है, यानी कि व्यक्ति का दृष्टिकोण इसमें निष्पक्ष बना रहता है, ना तो वह भावात्मक रूप से समस्या से जुड़ पाता है और ना ही वह बिल्कुल पूरी तरह से उस ग्रुप से अलग हो पाता है। वह उसे अच्छे बुरे का ज्ञान आसानी से हो जाता है, जैसा वह प्रदर्शित कर रहा है समस्या समूह व्यवहार वैसा ही वह अध्ययन करता है। अगर उन्हें किसी पक्ष के बारे में ऐसी जानकारी की आवश्यकता है कि नहीं, ये दूर से देखकर इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इसके लिए इनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करना जरूरी है, तो यह अर्ध सहभागी अवलोकन में पॉसिबल हो जाता है कि बच्चों के साथ घुला मिला कैसे जा सके। समझते हो कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा अनियंत्रित अवलोकन। अब हमारा दूसरा है नियंत्रित अवलोकन। इन्होंने पाठ किया था नियंत्रित और अनियंत्रित, तो अब हमारा है नियंत्रित अवलोकन। देखिए अनियंत्रित अवलोकन के गुण और दोष और पढ़ लेते हैं हम। अनियंत्रित अवलोकन के गुण और दोष। अनियंत्रित अवलोकन के गुण दोष। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन के गुण क्या हैं। सबसे पहला इसके जो गुण हैं वह हैं कि सामाजिक विज्ञान और मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इसका जो सबसे बड़ा गुण है वह यह है कि सामाजिक विज्ञान वह सामाजिक संबंध
सामाजिक विज्ञान और सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए यह सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी? अनियंत्रित अवलोकन। भाई बालक समाज में, मैं कह रही हूँ, कहा मैंने कि समाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप अच्छा करोगे तो भी बुराई मिलेगी और बुरा करोगे तो भी बुराई। आप उन्नति के ऊपर उन्नति पे जाओगे तो भी लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और आप नीचे हो तो भी आपको जलील करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। एक हमारा मेन जो संवेग है, जो इमोशन है, वो होती है हमारी क्रोध। क्रोध यहाँ सामाजिक संबंधों पर भारी पड़ता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम सहन कर जाते हैं और कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारी सहन शक्ति से बिल्कुल बाहर होती हैं। तो इस अनियंत्रित अवलोकन के माध्यम से उन व्यवहारों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा, क्योंकि अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती, समय और परिस्थिति की कोई बाउंडेशन नहीं होती। यह गुडे और हॉट के अनुसार सामाजिक संबंधों का जो भी ज्ञान उपलब्ध है उसका अधिक भाग अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। सामाजिक संबंधों का जो भी ज्ञान उपलब्ध है उसका अधिक भाग, सामाजिक संबंधों का जो भी ज्ञान उपलब्ध है, जो भी व्यवहार उपलब्ध है, उसका सबसे ज़्यादा अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा। क्यों किया जा सकता है? आप देखिए, अनियंत्रित अवलोकन में ना तो समय की कोई सीमा होती है, ना अनुसंधानकर्ता पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन लगाई जाती है। वह समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी तरह से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है तो वह अपने अनुसार अपनी तकनीकों का प्रयोग करता है। इन तकनीकों के प्रयोग द्वारा वह हर परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ इसका ये सबसे बड़ा गुण है अनियंत्रित अवलोकन का कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक संबंधों को आसानी से समझा जा सकता है। अब आता है दोष। दोष में यही है कि इस पर दृष्टिकोण, अनुसंधानकर्ता का जो दृष्टिकोण है वह हावी रहता है। वह आवश्यक और अनावश्यक चीज़ को नहीं समझ पाता। कौन? अनुसंधानकर्ता। तो वह अनावश्यक चीज़ों के आधार, कई बार वह अनावश्यक का भी चयन कर लेता है। दूसरा दोष होता है कि इसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन विश्वसनीयता नहीं रहती है। नियंत्रित अवलोकन में विश्वसनीयता इसलिए रहती है कि हम उसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, लेकिन अनियंत्रित अवलोकन में क्या होता है? नियंत्रित अवलोकन में अनुसंधानकर्ता पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में कंट्रोल नहीं होता है। तो यह विश्वसनीयता का अभाव रहता है। इसमें यही है कि इसकी रिपोर्ट जब तैयार करते हैं तो कुछ बिंदुओं का छूटना संभव माना जाता है। तो ये इसके गुण और दोष थे अनियंत्रित अवलोकन के, हमने पढ़ लिए। लिमिट्स एंड यूज एंड डिटर्मिनेंट्स। थैंक यू।